इस वीडियो में आपको 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। क्वेश्चन 1 to 11 1 मार्क के क्वेश्चन है, 12 to 14 2 मार्क्स, 15 to 17 3 मार्क्स, 18 19 5 मार्क्स। क्वेश्चन 20 आपका केस स्टडी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर वो होता है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और नीचे जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा? क्योंकि 3 प्लस जो रूट 16 है इसको हम लिख सकते हैं +-4। अगर आप प्लस लेके चलेंगे तो ये 7 होगा, अगर माइनस लेके चलेंगे तो -1, यानी कि हम इसको 7/1 और -1/1 यानी कि p/q की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2, द्विघात बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें देखिए जो सम होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a। -b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो एक तो माइनस पहले से ही है और एक -4 डिवाइड बाई a यानी कि x² का कोफिशिएंट 1। तो यह आएगा, इनका जोड़ कितना होगा? 4। तो इसमें राइट आंसर है क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, रैखिक समीकरणों के युग्म, यहाँ पे 2 रैखिक समीकरण दे रखे, इनका हल होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन क्या होंगे? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों बराबर हैं। कैसे हैं? a1/a2 यानी कि 2/5 इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि 4/10। 2 से काटेंगे तो ये भी 2/5 आएगा। और c1/c2 यानी कि -8/-20। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2 पे, 4 से काटेंगे 5 पे, यानी कि सभी बराबर हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। यानी कि ये क्या है अपना, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्योंकि दोनों जो है लाइनें एक दूसरे के ऊपर कंसिस्टेंट है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनगिनत सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है p, इसकी जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर आप परसेंटेज में बात करेंगे तो 0% से लेकर 100% तक हो सकती है। इसमें जो राइट आंसर है बी, यानी कि -1.5 नहीं हो सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है माइनस में नहीं होती। और प्लस में अगर प्लस भी होता तो भी ये नहीं हो सकती थी क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। क्वेश्चन 5, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आपको बताना है। जो नेचुरल नंबर होते हैं पहले 1 2 3 4 5 और टोटल को डिवाइड कर देंगे 5 से, यानी कि 15/5 ये होगा 3। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। इसकी जगह पे होल नंबर भी आ सकता है। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर जो आपको दिख रहा है इसकी जगह पे यहाँ से हमको होल नंबर भी दे सकते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें हमें केवल 4 तक ही लेने पड़ेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर है क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का आपको मीन बताना है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का मीन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 6, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट की जो है किस टाइप की नेचर होगी ये बतानी है। तो इसके लिए हमें जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। जब यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे 1 1 का स्क्वायर, 4 a का मतलब 1, c मतलब -1, ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 जो कि 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब जो रूट है वो रियल होंगे लेकिन वो बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल। अगर ये 0 आ जाता तो इसके रूट रियल होते लेकिन वो इक्वल हो जाते। क्वेश्चन 7, यहाँ पे एक समीकरण है, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो ये अभी हमने निकाला था ऊपर वाला, सेम यही है, बस इसमें हमसे रूट नेचर पूछी थी, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाला है। तो इसमें यूज कर लेंगे b² - 4ac, वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1। क्वेश्चन 8, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होगा। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो आपको पता होगा सभी की अगर बात करें तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल 1 होती है। यानी आप कह सकते हो p ऑफ e प्लस में p ऑफ नॉट e इज इक्वल टू 1। इसको जो ऊपर बार लगाया हुआ है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं नॉट e। क्वेश्चन 9, वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल दी गई, इसकी क्लास मार्क बताना है, यानी कि बीच में कौन आएगा। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इनके बीच में आएगा 35। क्वेश्चन 10, संख्या दी गई है 270, इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इस तरीके से आपको इसको जो है सोल्व करना है। जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2 3 3 3 5, यानी कि 2 1 बार, 3 3 बार, 5 1 टाइम्स। जैसे यहाँ पे मैं डिवाइड करके आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में 3 से करेंगे,
फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो ये आएगा 2 1 बार आएगा, 3 3 टाइम्स आएगा और 5 1 टाइम्स आएगा। क्वेश्चन 11, ये आपका विकथन कारण आधारित प्रश्न है, यानी कि असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर माइनस 5 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। रीजन भी क्या है, सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए इसमें जो है राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर किसी पोलिनोमियल में पावर 4 आ जाए, यहाँ पे अगर पावर 4 होती तो इसका क्या नाम होता है। जैसे जिसकी पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 को क्यूबिक बोलते हैं। अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर अगर 4 आ जाए तो उसका नाम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन 12, द्विघात बहुपद दे रखा अपने पास पोलिनोमियल है, इसके जीरो निकालने हैं, फिर जो है शून्यंकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध सत्यापित करना है, तो इनकी सत्यता की जांच करनी है। नीचे है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोज का और कोफिशिएंट का। सबसे पहले जो अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो कंपेयर करेंगे तो इसमें 3 आएगा, b जो होगा ये -1 और c हो जाएगा -4। अब इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया गया है। सबसे पहले इसकी फैक्टर करेंगे तो इसकी फैक्टर बीच में -4 और 3 बनेंगे। पहले में से x कॉमन आएगा, अगले वाले में से 1 आएगा, दोनों को जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4/3 और y आएगा, दूसरा जो x होगा ये -1, यानी कि इसके दो जो है यहाँ पे जीरो आ चुके हैं। इन जीरोज को बोलते हैं अल्फा और बीटा, एक को अल्फा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। पहले अल्फा और बीटा को जब जोड़ करेंगे 1/3 आएगा, और वैसे दोनों का जोड़ होता है -b/a, यानी कि ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। इसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई तो -4/3 आएगा, और वैसे जो इनका प्रोडक्ट होता है ये होता है c/a, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ये भी -4/3 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बेसिक रिलेशनशिप है वो क्या है, वेरीफाइड है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए, इनको सोल्व करना है। अपने पास जो है लीनियर इक्वेशन है, यानी कि x - y = 3 है, और दूसरा है x/3 + y/2 = 6। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर दें किससे, 6 से करेंगे तो 3 कटेगा तो 2x + 3y = 36, ये आएगा, जो कि आपके पास थर्ड इक्वेशन है। और ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ताकि कोफिशिएंट क्या हो, बराबर। अब इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3y, और 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 9। तो अपने पास यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों इक्वेशन, अब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो y से y वाला कैंसिल हो जाएगा, 5x = 45, x की वैल्यू 9 आएगी। x की वैल्यू जो है इसको उठा के ऊपर वाली 1 इक्वेशन में या 2 इक्वेशन में कौन सी में भी आप रखेंगे तो अपने पास जो है y आएगा 6। ये हमें सोल्व करना था, x 9 y 6। क्वेश्चन 14, अपने पास एक द्विघात समीकरण यानी कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट जो है जीरोज हैं, यानी कि रूट जो है ये क्या है, बराबर हैं तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। रूट जब बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे b² - 4ac = 0, यानी कि k² - 4 × 2 × 3 सोल्व करेंगे √24 को हम लिख सकते हैं +-2√6। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पाई है, ये आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल, आपने जरूर पढ़ा होगा, पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। कमेंट में इसका आंसर दे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप मेरे से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप या सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रूव करना है √5 एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और जो q है को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 को छोड़ के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा √5q। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो p² = 5 q²। अब इसका मतलब 5 जो इसका मल्टीपल है तो 5 मल्टीपल है तो इसका मतलब जो है ये डिवाइड होगा किससे, 5 डिवाइड्स p, 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा। तो p की जगह पे हम 5m रख लेंगे, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में। रखने के बाद इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसी प्रकार अपने पास आ जाएगा जो 5 है ये डिवाइड करेगा q को, यानी कि इसका मल्टीपल है ये। अब दोनों का p और q का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, जबकि हमने इनको को प्राइम नंबर माना था। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, लेकिन कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई। अवर अजम्पशन दैट दे आर को प्राइम, देयरफॉर p/q इज नॉट ए रेशनल नंबर, इसलिए p/q एक रेशनल नंबर नहीं है, तो k जो 5 है √5 ये भी जो है रेशनल नहीं होगा, यानी कि रेशनल होगा। क्वेश्चन 16 है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, वर्तमान आयु क्या है। 5 ईयर हेंस का मतलब था बाद में। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ सन। 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. What are their present age?
सबसे पहले जो जैकोब है इसकी एज को एक्स मान लिया, जो इसका बेटा है उसकी एज को वाई मान लिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 5 साल के बाद में उनकी एज बढ़ जाएगी, जैकोब की 5 साल बड़ा हो जाएगा वो, साथ ही साथ उसका बेटा भी 5 साल बड़ा होगा, y+5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उनकी एज है उसकी जैकोब की वो अपने बेटे की 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब जो जैकोब की एज है उसको बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्व करने के बाद अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं तो एक लाइन यहाँ पे बनेगी कि 5 साल पहले जो है जैकोब की एज अपने बेटे से 7 गुना थी, तो अब प्रेजेंट एज में से यहाँ पे कितना लिख दिया 5, हाँ 7 टाइम्स, ठीक है। तो 5 साल पहले उनकी एज 5 साल कम हो जाएगी, बेटे की भी जो है 5 साल कम हो, यहाँ पे 10 ईयर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सेम आएगा 5 ईयर्स है वो, ठीक है। ये भी कम हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है फादर की एज बेटे की 7 गुना होगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास दूसरी इक्वेशन आएगी। अब पहले वाली इक्वेशन और दूसरी वाली को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, -4y = -40, y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू को उठा गया तो फर्स्ट में रख लीजिए, ये सेकंड में, तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 10, यानी उसकी जो फादर है उसको हमने x माना था, तो फादर की एज हो जाएगी 40 और जो बेटा है उसकी एज हो जाएगी 10 ईयर्स। क्वेश्चन 17, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता बतानी है। नीचे इंग्लिश में देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड में से एक पत्ता निकाला गया, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्वीन होगी रेड कलर की। अब आपको पता होगा क्वीन जो होती हैं टोटल 4 होती हैं, उसमें से 2 ब्लैक कलर की होती हैं और 2 रेड कलर की। क्वीन का मतलब जिसको हम बेगम बोलते हैं, तो इसकी जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 / 52 यानी कि 1/26। नेक्स्ट अगर चले हम फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, किंग, क्वीन और जैक, यानी कि गोला, बेगम और बादशाह। ये सभी जो हैं हर जो पत्ते हैं, जैसे हुक्म के भी 4 होंगे, ये चिड़ी के भी 4, पान के भी 4, ईट के भी 4, तो टोटल जो ये होते हैं 16, सॉरी कितने हो गए यहाँ पे आपने 16, 4 कार्ड नहीं होते, टोटल हो गया अपने पास 12, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ, किंग, क्वीन और जैक। किंग भी 4 होंगे, चिड़ी, हुक्म, ईट और जो है पान, इसी प्रकार सभी 4 होंगे, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे अगर आप देखेंगे तो 12 कार्ड हो जाएंगे टोटल फेस कार्ड। जो इक्का होता है जिसको हम एस बोलते हैं इक्का, इक्के को फेस कार्ड नहीं मानते, याद रखना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52, जब इसको काटेंगे 4 से काटेंगे 3 पे, 4 से काटेंगे 13 पे, 3/13 आएगा अपना सेकंड वाले का आंसर। नेक्स्ट है 2 हर्ट्स, हर्ट आना चाहिए लेकिन उसके ऊपर 2 आना चाहिए, जैसे अगर अपने पास हर्ट है जो पान जो होता है इस प्रकार से, उसके ऊपर 2 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पान की जो जिसको हम 2 बोलते हैं कि पान का जो पत्ता जिसके ऊपर 2 होता है वो केवल एक ही पत्ता ऐसा है, तो इसमें जो 1/52। अगर ये बोल देते ना कि 2 ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक 2 होते हैं, रेड 2 होते हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/52। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक एस का मतलब क्या था, ब्लैक इक्के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 18, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 1 घंटे कम में यात्रा पूरी कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। इंग्लिश में, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर पर आवर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। आपको स्पीड बतानी है, तो ट्रेन की स्पीड को मान लिया एक्स, टाइम हो गया टी, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 360 डिवाइड बाई एक्स, 360 डिवाइड बाई एक्स। अब क्या होगा अगर उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे, स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो पहली स्पीड एस थी, यहाँ पे जो एस गलत लिख रखा है, हमने स्पीड को एक्स मान रखा है, तो स्पीड अगर एक्स थी तो अब स्पीड बढ़ गई x+5, तो अब टाइम कितना लगेगा उसको 360 डिवाइड बाई x+5। लेकिन उसने बोला कि जो टाइम है वो 1 घंटा क्या लग रहा है, कम लग रहा है, तो इसका मतलब जो पहले जो टाइम था और अब जो नया टाइम है उनको आपस में जब घटाएंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 360 डिवाइड बाई एक्स माइनस 360 डिवाइड बाई x+5 इज इक्वल टू 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ये। अब इसके यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 40 और -45, -45 को छोड़ देंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो इसमें जो ट्रेन की स्पीड आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 19, 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग है 468 मीटर स्क्वायर, उनका जो पेरीमीटर है उनका अंतर है 24 मीटर, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आंसर देखिए, इंग्लिश में देखिए स्टेटमेंट, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक स्क्वायर अपने पास और एक छोटा स्क्वायर मान लिया, इसकी साइड x है, इसकी y है, तो पेरीमीटर इसका तो हो जाएगा 4x, दूसरे वाले का पेरीमीटर होगा 4y, इनका डिफरेंस जो करेंगे वो 24 के बराबर है, जो कि अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है, और इनका जब एरिया का डिफरेंस है x का स्क्वायर और इसमें से y का स्क्वायर जोड़ेंगे क्योंकि ऐड करना है, दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये किसका आता है 468 के बराबर आता है।
और ये दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन अपने पास दे रखी हैं। दूसरी इसको जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू 6 बचेगा। अब y को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी y प्लस 6। अब x वाली वैल्यू को उठा के आपको बस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रखना है x की जगह पे। जब आप x की जगह पे रखेंगे तो y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब सोल्व करेंगे तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इसके जो फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ से y की 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन -18 को जो है छोड़ देंगे क्योंकि लेंथ जो है माइनस में नहीं होती। तो अपने पास y आएगा। y जब आ जाएगा तो उसको ऊपर जो है कौन सी भी इक्वेशन में रख लेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो अपने पास x आ जाएगा। तो देयरफॉर जो दोनों स्क्वायर हैं उनकी एक की साइड तो 18 मीटर, जो बड़ा स्क्वायर है उसकी साइड 18 मीटर, और जो छोटा स्क्वायर होगा उसकी साइड आ जाएगी 12 मीटर। क्वेश्चन 20, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कक्षा में 4 दोस्त हैं, राम, राजन, प्रवीण और रमन। चित्र में दिखाया गया है जो राम है ये ए है, याद रखना, राजन बी, प्रवीण सी और रमन डी। यह मानते हुए कि ओ मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु का मतलब है ओरिजिन है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो पहले एक बार यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए क्लासरूम हैज़ 4 फ्रेंड्स, राम, राजन, प्रवीण एंड रमन आर सिटिंग ऑन ए पॉइंट। ये चारों फ्रेंड जो हैं ABCD पॉइंट पे बैठे हैं, जो कि ऊपर फिगर में दिखाया गया है। ओ इनका ओरिजिन है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये सबको पता है, 0 0 होते हैं। आपको फिगर को ऑब्जर्व करना है और नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो पहले मैं एक बार आपको फिगर दिखा देता हूँ, यानी कि ये एक तरीके से आप ग्राफ समझ लीजिए। राम जो है याद रखना ए, ये राम है, ये राम, बी ये आपका राजन, सी प्रवीण, अब ये मैं लिख रहा हूँ ताकि आप याद रखें, और डी का मतलब है रमन। अच्छे से याद कर लीजिए, ए राम, बी राजन, सी प्रवीण और डी रमन। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, आपको राजन की पोजीशन बतानी है। अब राजन क्या था, यहाँ पे मैंने बताया था बी जो है यहाँ पे क्या है राजन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6, x पहले आएगा y बाद में आएगा। तो राजन जो है यानी कि b के कोऑर्डिनेट है 6 7। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 6 7। दूसरा है प्रवीण की पोजीशन बतानी है। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने प्रवीण बताया था, प्रवीण तीसरा है सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, पहले आपको लिखना है x कोऑर्डिनेट यानी कि 9, फिर लिखना है y यानी कि 4। तो जो c होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 9 4। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन इसका थर्ड, आपको जो मिड पॉइंट है AC के मिड पॉइंट निकालने हैं, A और C। तो पहले मैं आपको A और C दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे A और C का मिड पॉइंट क्या होगा। तो A के कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो ये है 3 और 4, और जो C के कोऑर्डिनेट है ये है 9 और 4। तो देखिए एक पॉइंट तो यहाँ पे फिक्स हो गया, y की वैल्यू तो फिक्स है 4 आएगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो 9 और 3 को आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 का आधा कितना 3, और इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में कौन आएगा अपने पास 6। 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे। बीच का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा जो इनके बिल्कुल बीच में आएगा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। और मिड पॉइंट अगर नहीं भी निकालना है तो भी आप डायरेक्ट इसके ऐसे कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना 6 4। क्वेश्चन 4, आपको जो है प्रवीण का मूल बिंदु से दूरी बतानी है। आपको प्रवीण की जो है ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, ओरिजिन से कितना दूर है। तो पहले देखिए प्रवीण का पॉइंट क्या है, प्रवीण का पॉइंट है C। यहाँ पे प्रवीण तीसरे नंबर पे, तीसरे पर C, यानी कि ये C है और इसकी ओरिजिन O से डिस्टेंस बतानी है। ये आपको डिस्टेंस बतानी है। तो C के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x 9 है और y है अपना 4। तो 9 4 तो हो गया C के कोऑर्डिनेट, और O जो है इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है 0 और 0 होते हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो x1 x2 y1 y2 सब आगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये सोल्व कर रखा है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास जो है 0 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 16 जो है प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। 0 माइनस 4 यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और जब 81 को ऐड करेंगे तो 97, यानी कि CO की जो वैल्यू होगी यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस होगी √97 यूनिट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को आते हैं। तो उनके क्वेश्चन जो है उनके जो आंसर है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे से सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया का जो यूज़र नेम है वो सेम रहेगा जो मेरे यूट्यूब चैनल का है, उसी से आप डायरेक्ट जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।